ओवरऑल ये मूवी भी काफी अच्छी है। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी किंगडम मूवी की स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि जिसने भी अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है वो इस मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। सो वीडियो काफी बढ़िया होने वाली है, इसलिए आप सब वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको मुझसे कुछ कहना हो तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी आप में से जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 1920 से, और इस टाइम पर हम ये देखते हैं कि इंडिया के साउथ के क्षेत्रों में, यानी कि बेसिकली साउथ इंडिया में कई सारे कबीले होते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक बड़े कबीले के ऊपर अंग्रेजों की सेना हमला कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वॉर होती है। अंग्रेजों की सेना और इस कबीले के वॉर में हमें पता लगता है कि ये जो कबीला है इसके लोग काफी बहादुर और काफी पावरफुल है, लेकिन अब क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं एंड उनके पास एडवांस गन्स भी होती है, इसीलिए वो लोग धीरे धीरे करके कबीले वालों को जान से मारने लगते हैं। इसी लड़ाई के अंदर हम ये देखते हैं कि ये सारे कबीले वाले मिलकर अपने कबीले की सारी औरतों और बच्चों को हिफाजत से रखते हैं, ताकि अंग्रेजी सेना उन्हें जान से न मार पाए। और तो और संख्या में बहुत कम होने के बाद भी ये लोग अंग्रेजी सेना का बहुत ही डटकर सामना करते हैं। इसके साथ ही यहीं पर इन सारे कबीले वालों का एक लीडर भी होता है, और वो अपने कबीले के सारे लोगों में सबसे पावरफुल होता है, एंड इसी वजह से वो अंग्रेजों की सेना के बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है। लेकिन अंग्रेज बहुत ज्यादा होने की वजह से इन सारे कबीलों को जंग में हरा देते हैं, जिसके बाद देखते देखते ये पूरा कबीला इस जंग को हार जाता है। लेकिन इस जंग को हारने से पहले हम ये देखते हैं कि इस कबीले का जो लीडर होता है वो अपना मुकुट उतारकर अपने कबीले के एक छोटे से बच्चे के हाथ में देता है, और उस मुकुट को देते हुए वो बच्चे से कहता है कि आज तो उनका कबीला इस जंग को हार रहा है, लेकिन आज से बहुत साल बाद उनके कबीले का एक मसीहा आएगा, और फिर वो मसीहा हमारे कबीले के बचे हुए लोगों की ताकत बनेगा। लेकिन ये सुनकर वो बच्चा अपने कबीले के लीडर से यानी कि राजा से सवाल करता है कि आखिरकार जब मसीहा आएगा तब वो उसे पहचानेगा कैसे। पर ये बात सुनकर राजा उस बच्चे को जवाब देता है कि जब उनके कबीले का मसीहा आएगा तब उसके आते ही तुम सबको उसके आने का पता लग जाएगा, और जब वो मसीहा तुम्हारे सामने आएगा तब तुम सबकी आंखें सिर्फ उसी पर होंगी। और फिर ये सब बोलने के बाद ही वो राजा अपने कबीले के सारे बच्चों और औरतों को एक नाव के जरिए वहां से दूर भेज देता है, जिसके बाद अंग्रेजी सेना इस कबीले के लोगों को मार देती है और इस जंग को जीत जाती है। लेकिन अब इसके बाद कहानी आज से 70 साल आगे जाती है और हमें दिखाया जाता है साल 1990। ये इस मूवी का प्रेजेंट टाइम होता है, और इसीलिए इस प्रेजेंट टाइम में हम ये देखते हैं अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर विजय देवरकोंडा को, जिनका इस मूवी के अंदर नाम सूरी होता है, और वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक कांस्टेबल होता है। हम ये देखते हैं कि सूरी ऊपर से काफी शांत लगता है, लेकिन अंदर से वो काफी गुस्सैल होता है और उसे किसी बात पर काफी जल्दी भी गुस्सा आ जाता है। इसके साथ ही हम सूरी की फैमिली के बारे में जानते हैं, जिसमें कि हमें पता लगता है कि सूरी के फादर की आज से सालों पहले मौत हो चुकी है। सूरी अपने घर में अपनी मदर के साथ रहता है, और इसके साथ ही सूरी का एक बड़ा भाई भी है, लेकिन उसके बड़े भाई ने आज से 18 साल पहले घर छोड़ दिया था, और इसीलिए बीते 18 सालों से सूरी अपने बड़े भाई को ढूंढ रहा है। अब असल में सूरी की कहानी में हमें पता लगता है कि जब सूरी और उसका बड़ा भाई जिसका नाम शिवा था, जब ये दोनों भाई काफी छोटे थे तभी इनके पिता को शराब पीने की आदत थी, और इसीलिए सूरी और शिवा के पिता रोज शराब पीकर आते थे और सूरी और शिवा की माता को बहुत मारा करते थे, और यही चीज सूरी और शिवा को बहुत बुरी लगती थी। लेकिन फिर एक दिन सूरी के बड़े भाई शिवा से ये चीज देखी नहीं गई एंड उसने गुस्से में आकर अपने पिता को जान से मार दिया। लेकिन फिर उसके बाद ही सूरी के बड़े भाई शिवा ने घर छोड़ दिया और वो अपने परिवार से बहुत दूर चला गया, और इसीलिए उस दिन से लेकर आज तक सूरी अपने बड़े भाई शिवा को ही ढूंढ रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि सूरी को शिवा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो बस अपने बड़े भाई शिवा का नाम जानता है और उसके पास शिवा की एक बचपन की फोटो है, और इसीलिए सूरी आज तक अपने भाई शिवा को ढूंढ भी नहीं पाया है। लेकिन सूरी ने इन बीते 18 सालों में कभी हार नहीं मानी है, उसने हमेशा और लगातार अपने भाई को ढूंढने की कोशिश की है, क्योंकि सूरी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े भाई शिवा से करता है, और इसीलिए अपने बड़े भाई शिवा को ढूंढना उसकी जिंदगी का मकसद है। लेकिन अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सूरी से मिलने के लिए नायडू नाम का एक बड़ा ऑफिसर आता है। असल में नायडू एक बड़ा सरकारी ऑफिसर है, और ये नायडू इस बात को जानता है कि सूरी बहुत ही गर्म दिमाग का आदमी है और इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन इसके साथ ही नायडू को यह भी पता है कि सूरी एक काफी जाबाज और काबिल ऑफिसर है, एंड अगर सूरी को कोई टास्क दिया जाए तो सूरी उस टास्क को काफी अच्छे से पूरा करता है। एंड इसलिए नायडू सूरी से मिलकर उससे कहता है कि वो चाहता है कि सूरी उसके लिए एक अंडरकवर एजेंट बनकर काम करे और एक जगह जाकर वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन नायडू को ला कर दे। लेकिन नायडू की बात सुनकर सूरी ये काम करने से मना कर देता है, जिसके बाद नायडू सूरी से कहता है कि अगर सूरी उसके लिए काम करता है तो फिर सूरी ऐसा करके अपने भाई से मिल सकता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि नायडू सूरी को जहाँ पर भेज रहा है सूरी का बड़ा भाई शिवा वहीं पर ही है। अब सूरी जैसे अपने बड़े भाई शिवा की बात सुनता है वैसे वो किसी चीज की परवाह नहीं करता और वो एजेंट बनने के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद नायडू सूरी को बिठाता है एंड वो उसे समझाते हुए कहता है कि नायडू उसे यहाँ से सीधा श्रीलंका भेज रहा है, और वहाँ जाकर सूरी को एक गैंग में घुसना है और उसी गैंग की सारी इन्फॉर्मेशन नायडू को लाकर देनी है। और हाँ, जिस गैंग के अंदर वो सूरी को भेज रहा है उसी गैंग का जो लीडर है वो शिवा है, यानी कि सूरी का बड़ा भाई। लेकिन इसके साथ ही वो सूरी को यह भी बताता है कि गैंग के अंदर घुसना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अभी सूरी के पास एक मौका है, और वो मौका ये है कि सूरी का बड़ा भाई शिवा इस टाइम पर श्रीलंका की सेंट्रल जेल में है, लेकिन आज से 3 दिन बाद वो सेंट्रल जेल से बाहर निकल जाएगा, और इसीलिए सूरी को भी जल्दी से जेल के अंदर जाना होगा। वहाँ जाकर पहले अपने बड़े भाई शिवा को ढूंढना होगा, उससे बात करनी होगी और उससे मिलकर उसके जरिए उसकी गैंग में घुसना होगा। जिसके बाद ही सूरी गैंग के अंदर की इन्फॉर्मेशन नायडू को लाकर देगा, और फिर काम पूरा होने के बाद जो नायडू है वो सूरी के बड़े भाई शिवा को छोड़ देगा, जिसके बाद सूरी और शिवा अपने साथ रह सकते हैं। अब इसके बाद ही नायडू सूरी की काफी तगड़ी ट्रेनिंग करवाता है, वो उसे जेल के सारे तौर तरीके सिखाता है, अंदर की सारी बात बताता है, और फिर वो किसी तरीके से सूरी को भी श्रीलंका की सेंट्रल जेल में डलवा देता है। अब इधर दूसरी तरफ श्रीलंका में हमें यहाँ की सारी स्टोरी पता लगती है, और बेसिकली हम शिवा की उस गैंग के बारे में जानते हैं जिसके बारे में नायडू बात कर रहा था। हमें पता लगता है कि श्रीलंका के जाफरा में एक गैंग है, जो गैंग बेसिकली
गोल्ड को स्मगल करने का काम करती है और इस गैंग को यहाँ के गैंग के सारे लोग कार्टेल कहते हैं। असल में इस कार्टेल के जितने भी मेंबर्स हैं वो काफी पावरफुल लोग हैं और उनके जो लिंक्स है वो दुनिया भर में है और इसीलिए जाफरा के इस कार्टेल के पास हांगकांग से गोल्ड आता है, जिस गोल्ड को वो इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर लाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सबके साथ ही हमें श्रीलंका से पास ही एक आइलैंड के बारे में भी पता लगता है, जो आइलैंड श्रीलंका के जाफरा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर होता है। हम ये जानते हैं कि जाफरा के पास जो आइलैंड है इसका नाम दिबी है और इस दिबी आइलैंड पर जो भी लोग रहते हैं वो उसी कबीले के लोग हैं जिस कबीले के सारे मर्दों को साल 1920 में अंग्रेजी सेना ने मार दिया था। क्योंकि अगर आपको याद हो तो उस कबीले के राजा ने मरने से पहले अपने कबीले की सारी औरतें और सारे बच्चों को नाव में बिठाकर उन सभी को साउथ इंडिया से बहुत दूर भेज दिया था। लेकिन उसके बाद हमें पता लगता है कि जिस नाव से वो सारी औरतें और सारे बच्चे ट्रैवल कर रहे थे वो नाव सीधा श्रीलंका पहुंचती है। लेकिन श्रीलंका में उन कबीले के लोगों को रहने नहीं दिया जाता, जिसके बाद मजबूरी में आकर उस कबीले के लोगों को इसी दिबी आइलैंड पर रहना पड़ता है और फिर तब से लेकर अब तक दिबी आइलैंड उस कबीले के लोगों का घर बनता है। लेकिन दोस्तों, हमें पता लगता है कि ये जो दिबी आइलैंड है इस पर काफी हद तक कार्टेल का इन्फ्लुएंस है और इसीलिए इस दिबी आइलैंड के लिए कई सारे रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ रूल्स ये भी है कि इस दिबी आइलैंड पर जो भी लोग रहते हैं उनमें से कोई भी औरत इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकती है और इसीलिए आइलैंड से बाहर जाने का जो अधिकार है वो आइलैंड के मर्दों को ही है। इसके साथ ही यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि कार्टेल गैंग वाले जो भी गोल्ड हांगकांग से मंगवाते हैं वो सारा गोल्ड हांगकांग से सीधा श्रीलंका नहीं जाता, बल्कि श्रीलंका पहुंचाने से पहले उस सारे गोल्ड को सीधा दिबी आइलैंड पर उतारा जाता है और फिर उसके बाद सिस्टमैटिक तरीके से वो श्रीलंका पहुंचता है। और रही बात सूरी के बड़े भाई शिवा की, तो शिवा भी कार्टेल गैंग का काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है और इसीलिए दिबी आइलैंड पर जो भी गोल्ड उतारा जाता है उसकी सारी जिम्मेदारी शिवा की होती है, यानी कि वहाँ का सारा मैनेजमेंट शिवा देखता है। लेकिन इसके साथ ही जो शिवा है उसकी दिबी आइलैंड के लोगों से काफी अच्छी जान पहचान है। वो दिबी आइलैंड के सारे कबीले वालों को अपना परिवार मानता है और तो और दिबी आइलैंड के सारे लोग भी शिवा से काफी प्यार करते हैं। इसके साथ ही शिवा की खुद की भी एक फैमिली है जिसमें उसकी एक वाइफ और एक छोटा सा बेटा है। और दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि शिवा का जो बेटा है उसने उसका नाम सूरी रखा है और ऐसा इसीलिए क्योंकि शिवा भी अपने छोटे भाई सूरी से बहुत प्यार करता है एंड इसीलिए वो हर रोज अपने भाई को याद करता है और उसके लिए रोया भी करता है और इसी वजह से उसने अपने बेटे का नाम भी सूरी रखा है ताकि वो उसके जरिए अपने छोटे भाई को हमेशा याद करता रहे और उसे हमेशा अपने छोटे भाई सूरी का नाम सुनाई देता रहे। और दोस्तों, रही बात सूरी को यहाँ पर भेजने की, तो ऑफिसर नायडू ने सूरी को यहाँ पर इसीलिए भेजा है क्योंकि नायडू को एक खबर मिली थी कि आने वाले कुछ टाइम में हांगकांग से दिबी आइलैंड पर बहुत ही बड़ा गोल्ड का कंसाइनमेंट आने वाला है और ऑफिसर नायडू इसी इलीगल गोल्ड के कंसाइनमेंट को इंडिया में लीगल तरीके से आने से रोकना चाहता है। लेकिन जाहिर है कि इस बड़े से गोल्ड के कंसाइनमेंट को पकड़ने के लिए ऑफिसर नायडू को इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए उसने सूरी को यहाँ भेजा है। अब दोस्तों, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा सूरी को देखते हैं जो कि इस टाइम पर सक्सेसफुल तरीके से श्रीलंका के सेंट्रल जेल में आ जाता है। अब सेंट्रल जेल में आने के बाद सूरी ये देखता है कि इस जेल में हजारों कैदी हैं और इसलिए इन हजारों कैदियों के बीच अपने बड़े भाई शिवा को ढूंढना उसके लिए इम्पॉसिबल सी बात होती है। लेकिन इसके लिए सूरी एक रास्ता निकालता है और वो धीरे धीरे करके इस जेल के कुछ लोगों से फाइट करने लगता है। यहाँ शुरुआत की कुछ फाइटों में तो सूरी सबको पेल देता है, लेकिन फिर इसके बाद काफी सारे लोग मिलकर यहाँ पर शिवा को बुलाते हैं, जिसके बाद सूरी और शिवा की फाइट होती है। अब यहाँ शिवा से फाइट करते हुए सूरी समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा शिवा उसका बड़ा भाई शिवा ही है और इसीलिए 18 साल बाद अपने बड़े भाई शिवा को देखकर सूरी को काफी खुशी होती है। लेकिन शिवा, जो कि सूरी को नहीं जानता था, वो बेरहमी से सूरी को मारने लगता है और मारते मारते वो सूरी की गर्दन भी दबाने लगता है। लेकिन फिर इसी टाइम पर सूरी शिवा से कहता है कि अभी वो उसे मारकर पूरी तरह से खत्म कर दे, क्योंकि अगर तूने मुझे जिंदा छोड़ा तो फिर उसके बाद मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब शिवा जैसे सूरी के मुंह से इस बात को सुनता है वैसे उसे अपने बचपन की याद आती है और वो ये याद करता है कि जब वो छोटा था और अपने छोटे भाई सूरी के साथ खेलता था तब खेल खेल में उसका छोटा भाई सूरी उससे ये बात कहा करता था और इसीलिए इस बात को सुनते ही शिवा समझ जाता है कि जिसकी वो गर्दन दबा रहा है वो उसका छोटा भाई सूरी है और फिर इसीलिए शिवा सूरी को छोड़ देता है और जब सूरी को मारने के लिए और भी कई सारे कैदी आते हैं तब शिवा उन सबको भी रोक देता है। इसके बाद शिवा सारे कैदियों को ये बताता है कि सूरी उसका छोटा भाई है जो कि आज उसे बहुत सालों बाद मिला है। इसके बाद सूरी और शिवा दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और साथ ही वो एक दूसरे से आपस की कई सारी बातें भी करते हैं, जिसमें कि सूरी को पता लगता है कि शिवा ने शादी कर ली है, उसका एक छोटा बेटा भी है और उसका नाम भी सूरी है। लेकिन दोस्तों, रही बात सूरी की, तो सूरी शिवा से एक झूठ बोलता है और वो झूठ ये होता है कि सूरी शिवा से कहता है कि उनकी मां मर चुकी है, जबकि शिवा और सूरी की मां अभी भी जिंदा होती है। और यहाँ पर सूरी शिवा से ऐसी बात इसलिए कहता है ताकि सूरी शिवा के सामने अपने आप को अकेला साबित कर सके और वो शिवा के साथ जा सके। इसके बाद शिवा सूरी से कहता है कि कल उसकी बेल हो रही है, लेकिन फिर इसके साथ ही वो सूरी को पता देता है, जिसके बाद वो कहता है कि जैसे सूरी की भी बेल हो वैसी वो इस पते पर आए। अब इसके बाद अगले दिन जैसे शिवा जेल से बाहर निकलता है वैसे वो जल्दी से सूरी की भी बेल करवा देता है और वो सूरी को भी जेल से बाहर निकलवा देता है, जिसके बाद सूरी जल्दी से अपने भाई के बताए हुए पते पर जाता है और उससे मिलता है। अब सूरी को पता लगता है कि उसका बड़ा भाई इस टाइम पर श्रीलंका में नहीं बल्कि वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक दिबी आइलैंड पर है और सूरी को भी इस टाइम पर उसके भाई के पास वहीं पर ले जाया जाएगा। लेकिन इस टाइम पर जो सूरी होता है वो यहाँ की सारी चीजों पर नोटिस कर रहा होता है और धीरे धीरे करके यहाँ की सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। इसके बाद ही सूरी एक मार्केट एरिया के पास आता है और सूरी को पता लगता है कि इसी मार्केट एरिया के पास से जितनी भी शिप्स निकलती है उन्हीं में बैठकर यहाँ के लोग दिबी आइलैंड जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही सूरी को यहाँ के कार्टेल की काफी और इन्फॉर्मेशन पता लगती है। सूरी जानता है कि ये जो कार्टेल है इसके लिए उसका बड़ा भाई शिवा भी काम करता है, लेकिन इस पूरे कार्टेल का जो लीडर है उसका नाम उड़ियप्पन है और ये उड़ियप्पन नाम का जो आदमी है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही खतरनाक आदमी है। एंड इसी उड़ियप्पन के 2 बेटे भी हैं, जिनमें से एक बेटा हांगकांग के अंदर सारा गोल्ड संभालता है और दूसरा बेटा यहाँ पर सारा काम संभालता है, जिसका नाम है मुरुगन। इसके साथ ही उड़ियप्पन के कार्टेल में बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो सब के सब उड़ियप्पन के लिए काफी वफादार है। लेकिन हमें यहाँ पर इस मुरुगन के बारे में भी ये बात पता लगती है कि ये मुरुगन अपने फादर उड़ियप्पन से भी ज्यादा खतरनाक है और साथ ही साथ ये दिबी आइलैंड के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत भी करता है और वो हमेशा इसी मौके की तलाश में रहता है कि कब उसे दिबी आइलैंड के सारे लोगों को मारने का मौका मिल जाए। लेकिन अब इसके बाद ही कहानी शिफ्ट होती है और सूरी सीधा दिबी आइलैंड पहुंचता है। यहाँ दिबी आइलैंड आने के बाद हमें सबसे पहले एक बैरागी बाबा मिलता है। एक्चुअली में ये एक बूढ़ा सा सेज होता है जिसे सभी लोग बैरागी बाबा बोलते हैं, बट स्टोरी में हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि ये बैरागी बाबा असल में वही छोटा सा बच्चा है जिसे आज से 70 साल पहले कबीले के राजा ने अपना मुकुट दिया था और राजा ने इसी से कहा था कि एक ना एक दिन मसीहा जरूर आएगा और इसीलिए कबीले से ये बैरागी बाबा ही वो आदमी है जो कि मसीहा को पहचानेगा। अब इसके बाद सूरी भी इसी दिबी आइलैंड पर अपने भाई के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों, इसी टाइम पर हमें श्रीलंका के जाफरा में एक लड़की दिखती है जो लड़की एक्चुअली में एक डॉक्टर होती है एंड उसका नाम होता है डॉक्टर अनु। लेकिन कुछ टाइम बाद ये बात रिवील होती है कि ये डॉक्टर अनु भी एक एजेंट है जिसे यहाँ पर एजेंटगिरी करने के लिए नायडू ने भेजा है और ये यहाँ पर बेसिकली सूरी के साथ मिलकर काम कर रही है। इसीलिए सूरी को दिबी आइलैंड के अंदर जो भी जानकारी मिलती है सूरी वो सारी की सारी जानकारी सीधा इस डॉक्टर अनु को देता है और ये डॉक्टर अनु सारी
जानकारी को नायडू को देती है। अब इधर कुछ दिन बाद ही सूरी को पता लगता है कि यहाँ दिबी आइलैंड पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ ही दिन बाद हांगकांग से काफी सारा गोल्ड आने वाला है, और इसीलिए उस जगह के बारे में पता लगता है सूरी जल्दी से उस बारे में डॉक्टर अनु को बताता है और डॉक्टर अनु जल्दी से इस बारे में नायडू को बताती है। अब फिर इन सबके कुछ दिन बाद ही सूरी, शिवा और शिवा के काफी सारे लोग मिलकर सीधा दिबी आइलैंड के उसी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर हांगकांग से गोल्ड आने वाला था। लेकिन जब वो लोग बोट से वहाँ पर पहुंचते हैं तब गोल्ड उठाने से पहले वो लोग देखते हैं कि उस जगह पर श्रीलंका की नेवी आ गई है, जो कि वहाँ पर आकर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। और फिर इसी वजह से शिवा, सूरी और सारे लोगों को वहाँ से बचकर भागना पड़ता है एंड श्रीलंका की नेवी उस सारे गोल्ड को कैप्चर कर लेती है और अपने अड्डे पर ले जाती है। अब इधर ये खबर जल्दी से कार्टेल तक पहुंचती है, जिसके बाद ही कार्टेल के लीडर ओडियप्पन और कार्टेल के सारे मेंबर्स को ये बात पता लगता है। वो लोग काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन साथ ही वो लोग थोड़ा सा हैरान भी होते हैं क्योंकि उनके कार्टेल का गोल्ड आज से पहले कभी पकड़ा नहीं गया था, और इसीलिए वो लोग इस बात को भी समझ जाते हैं कि हो ना उनके गोल्ड की इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है, जिस इन्फॉर्मेशन की वजह से श्रीलंका की नेवी वहां पर आई थी। जिसका मतलब यही होता है कि उन सबके कार्टेल में कोई ना कोई गद्दार छुपा हुआ है, वो गद्दार जो कि श्रीलंका की नेवी से मिला है और उसी ने नेवी को ये सारी खबर दी है। अब दोस्तों कार्टेल की मीटिंग में ये लोग ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर सूरी कहता है कि उसके पास एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि वो लोग अपना गोल्ड श्रीलंकन नेवी के अड्डे से उड़ाएंगे, यानी कि वो लोग श्रीलंका नेवी के बेस पे घुसेंगे और वहां से अपना गोल्ड निकाल लेंगे। अब सूरी का ये प्लान सबको काफी पसंद आता है, इसीलिए कार्टेल के सारे लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। लेकिन यहीं पर सूरी एक शर्त रखता है एंड वो कार्टेल के लोगों से कहता है कि अगर उसने अपने बताए हुए तरीके से श्रीलंकन नेवी से गोल्ड निकाल लिया तो फिर वो कार्टेल से अपनी डिमांड चाहता है। असल में वही जानता है कि दिबी आइलैंड की औरतों को आइलैंड से बाहर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में आइलैंड की एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो कि एक बेटा था, और अब क्योंकि वो बेटा था इसलिए उस बच्चे को आइलैंड से बाहर ले जाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन उस बच्चे की जो माँ है जो कि अभी आइलैंड पर है वो अपने बेटे को देखना चाहती है, और इसलिए मेरी डिमांड है कि अगर मैं गोल्ड वापस ले आता हूँ तो दिबी आइलैंड की उस औरत को उसके बेटे को देखने के लिए आइलैंड से बाहर जाने दिया जाए। अब हम ये देखते हैं कि ओडियप्पन और बाकी सारे कार्टेल मेंबर्स इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन इस बात को सुनकर ओडियप्पन का बेटा मुरुगन काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो दिबी आइलैंड के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता है, इसीलिए उसे ये प्रस्ताव पसंद नहीं आता। लेकिन अपने फादर ओडियप्पन के रहते वो सूरी को रोक नहीं पाता है। अब इसके बाद ही सूरी अपने बड़े भाई शिवा और उसके कई सारे साथियों के साथ मिलकर एक टीम बनाता है और वो धीरे धीरे करके श्रीलंका के बेस पर नजर रखता है और वहाँ के सारे ऑफिसर्स को मॉनिटर करता है। इसके बाद वो आसपास की सारी जानकारी ले लेता है एंड साथ ही उसे ये भी पता लगता है कि अब से कुछ ही दिन बाद नेवी वाले अपने बेस से गोल्ड को शिफ्ट करने वाले हैं, और इसलिए सूर्य प्लान करता है कि वो लोग जैसी गोल्ड को शिफ्ट करेंगे वैसी वो लोग अपने गोल्ड को हासिल कर लेंगे। अब इसके बाद जैसी नेवी वाले गोल्ड को शिफ्ट करने लगते हैं वैसी सूर्य भी नेवी ड्रेस में आ जाता है और अपने साथियों को भी नेवी की ड्रेस पहना देता है, जिसके बाद वो उनके पास जाता है एंड सीधा उन पर हमला करके सारी गोल्ड को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद वो गोल्ड के ट्रक को सीधा वहां से ले जाने लगते हैं और जल्दी से उसे कार्टेल तक पहुंचाते हैं। लेकिन रास्ते में वो लोग ये देखते हैं कि एक ब्रिज पर चेकिंग हो रही होती है, और वैसे नॉर्मली तो इस ब्रिज पर कभी चेकिंग नहीं होती, लेकिन इन्होंने भी ये चेकिंग सिर्फ आज के दिन देखी होती है। अब ये सब देखकर शिवा जल्दी से अपने सारे आदमियों को वहां से उतार देता है और ट्रक से उतरकर उन सबको छुपने के लिए कहता है। साथ ही वो सूरी से भी कहता है कि हम लोग भी ट्रक को छोड़कर छुप जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सूरी शिवा से कहता है कि वो किसी भी हाल में इस ट्रक को पार करवाएगा और वो इस ट्रक के सारे गोल्ड को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। अब इसके बाद सूरी जल्दी से ट्रक की स्पीड बढ़ाता है और वो चेक पोस्ट को तोड़कर वहां से निकल जाता है। लेकिन अब क्योंकि चेक पोस्ट पर श्रीलंका की आर्मी होती है इसीलिए वो अपने वेपन से उनके ट्रक पर हमला कर देती है, और इसलिए ये चीज देखकर सूर्य समझ जाता है कि हो ना हो अब वो यहाँ से नहीं भाग सकता है एंड फिर इसके लिए वो अपने भाई के साथ यहाँ पर सरेंडर कर देता है और सीधा आर्मी के पास आता है। लेकिन दोस्तों मूवी में पीछे हमें पता लगता है कि ऑफिसर नायडू ने सूर्य से कहा था कि अगर कभी भी तुम्हें श्रीलंका की आर्मी या नेवी पकड़ ले तो तुम्हें उससे कहकर एक नंबर पर फोन करवाना है और उस नंबर पर फोन करके तुम्हें कोड वर्ड बताना है, व्हाइट सैंड, और तुम जैसे ये कोड बताओगे वैसे आर्मी वाले तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि इस कोड को सुनते ही वो लोग ये समझ जाएंगे कि तुम इंडिया के एक एजेंट हो जो कि यहाँ पर काम करने आए हो। इसके बाद प्रेजेंट में सूर्य बिल्कुल ऐसे करता है और वो आर्मी वालों से कहकर एक नंबर पर फोन करवाता है एंड उसे कोड कहता है व्हाइट सैंड, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि आर्मी वाले सूर्य और उसके भाई शिवा को छोड़ देते हैं और वो दोनों अपने ट्रक का गोल्ड लेकर वहां से चले जाते हैं और कार्टेल तक पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शिवा ये सब देखकर काफी हैरान होता है और साथ ही वो सूर्य के बारे में ये भी जान जाता है कि उसका छोटा भाई सूर्य एक इंडियन एजेंट है जो कि यहाँ पर कार्टेल की इन्फॉर्मेशन निकालने आया है। लेकिन इधर कार्टेल वाले गोल्ड को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके साथ ही वादे के अनुसार वो लोग दिबी आइलैंड की औरत को भी आइलैंड से बाहर जाने देते हैं, जो चीज देखकर आइलैंड के सारे लोग भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये चीज सालों से उनके आइलैंड पर कभी नहीं हुई थी। लेकिन सूर्य का जो बड़ा भाई शिवा होता है वो उस बारे में सोचना होता है और फिर इसीलिए वो सीधा सूर्य से बात करता है एंड वो उससे कहता है कि तुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए क्योंकि तू एक इंडिया का एजेंट है, और इसीलिए अगर दिबी आइलैंड के लोगों को या फिर कार्टेल के लोगों को पता लग गया, स्पेशली मुरुगन को पता लग गया कि तू इंडिया का एजेंट है, तो वो सब तुझे जान से मार देंगे और कोई भी तुझे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। लेकिन ये बात सुनकर सूर्य मानता नहीं है एंड वो अपने बड़े भाई शिवा से कहता है कि वो यहाँ से वापस अकेला जाने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो यहाँ पर अपने बड़े भाई यानी कि शिवा को लेने आया है, इसलिए वो इस जगह से अपने भाई शिवा, अपनी भाभी और अपने भतीजे के साथ ही जाएगा। लेकिन ये बात सुनकर शिवा सूर्य से कहता है कि मुझे सिर्फ इसी जगह पर रहना है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा और यहाँ पर धोखाधड़ी तूने की है, इसलिए तुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि दिबी आइलैंड के लोग इस टाइम पर काफी खुश होते हैं और इसीलिए वो लोग यहाँ पर काफी हंस खेल रहे होते हैं। लेकिन इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि जो सूर्य का बड़ा भाई शिवा है उसका एक पक्का दोस्त होता है जिसका नाम होता है सिंगा, और ये सिंगा यहाँ पर एक आदमी को लेकर आता है और वो उसे यहाँ पर बुरी तरह से पीटने लगता है, जिसके बाद पूछे जाने पर यह पता लगता है कि नेवी वालों को गोल्ड की इन्फॉर्मेशन इसी आदमी ने दी थी और इसी की इन्फॉर्मेशन की वजह से नेवी वालों ने उनके गोल्ड को कैप्चर किया था। हालांकि यहीं पर हमें यह भी पता लगता है कि इससे पहले सिंगा ने शिवा के छोटे भाई सूर्य पर शक किया था, क्योंकि जो सूर्य था वो गैंग में काफी नया था, इसलिए सिंगा को ऐसा लग रहा था कि हो ना हो सूर्य को इन्फॉर्मर है जिसने नेवी वालों को एक खबर दिया है। लेकिन आज के दिन सिंगा ने असली खबरी को पकड़ लिया था। अब हालांकि दोस्तों इसके बाद हम मुरुगन को देखते हैं जो कि दिबी की किसी औरत के आइलैंड से बाहर जाने से बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया था, यहाँ तक कि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसने सीधा जाकर अपने फादर ओडियप्पन को भी जान से मार दिया, क्योंकि मुरुगन को ऐसा लग रहा था कि उसका फादर ओडियप्पन दिबी के लोगों को सपोर्ट कर रहा है और वो उससे अपना मान रहा है, और ऐसी हमदर्दी मुरुगन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए मुरुगन ने अपने फादर ओडियप्पन को मारा और सीधा कार्टेल का हेड बन गया। अब बाकी दोस्तों सबके बाद ही हम ये देखते हैं कि ऑफिसर नायडू सीधा सूर्य से मिलता है और वो सूर्य से कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि हांगकांग से जो गोल्ड का बड़ा कंसाइनमेंट आ रहा है उसकी सारी डिटेल्स उसके बड़े भाई शिवा तक पहुंच चुकी है, और इसलिए नायडू चाहता है कि सूर्य अपने बड़े भाई शिवा के पास जाए और उसके जरिए कंसाइनमेंट की डिटेल्स निकाल कर लाए। यहाँ तक कि नायडू सूर्य को धमकी भी देता है कि अगर सूर्य ने ऐसा नहीं किया तो फिर वो दिबी आइलैंड के कबीले वालों को ये बात बता देगा कि उसका बड़ा भाई शिवा ही खबरी है, और इसलिए सुनकर आइलैंड के लोग उसके बड़े भाई को जान से मार देंगे। अब असल में नायडू सूर्य से ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि नायडू सूर्य पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और वो भी इसलिए क्योंकि
सूरी नायडू के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। सूरी अब तक कई सारे नियम तोड़ चुका था, जैसे कि उसने फौजियों पर हमला किया, उसने चेक पोस्ट तोड़ा और तो और उसने श्रीलंका की नेवी से गोल्ड भी उड़ा लिया, जिस वजह से भारत देश के श्रीलंका से संबंध खराब हो गए और इसलिए ये चीज देश के लिए गद्दारी है। एंड इसलिए ये सब बोलकर नायडू सूरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उस पर अपना काम करने के लिए दबाव बनाता है। अब ये बात सुनकर सूरी जल्दी से शिवा के पास जाता है एंड वो उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद वो शिवा से कहता है कि वो जल्दी से कंसाइनमेंट की डिटेल्स उसे दे दे ताकि वो डिटेल नायडू को पास कर दे। और एक बार डिटेल लेने के बाद नायडू उसे यानी कि सूरी को और उसके भाई शिवा को छोड़ देगा, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से दूर जाकर अपनी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि शिवा ऐसा करने से मना कर देता है और वो सिंपली अपने छोटे भाई सूरी से ये बोलता है कि इस टाइम पर सिंघा इंडिया गया है और वो सूरी के बारे में डिटेल लेने गया है और जाहिर है कि सूरी के बारे में वो जानकारी आएगा। इसलिए जैसे वो सूरी के बारे में जान गया वैसे वो यहाँ पर आकर बहुत बड़ा बवाल करेगा और सूरी की सच्चाई सबको बता देगा कि सूरी इंडिया का एजेंट है, जिसके बाद ना सिर्फ कार्टेल वाले बल्कि आइलैंड के लोग भी उसके दुश्मन बन जाएंगे और उसे जान से मार देंगे। इसीलिए शिवा चाहता है कि सूरी यहाँ से निकल जाए, लेकिन यहाँ पर सूरी उसकी बात नहीं मानता एंड वो शिवा से कहता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े भाई शिवा से करता है एंड इसलिए वो शिवा के साथ रहना चाहता है। लेकिन यही बातों बातों में सूरी शिवा को ये भी बता देता है कि उसकी मां मरी नहीं बल्कि जिंदा है और इसलिए ये बात सुनकर शिवा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है एंड वो सूरी को वहां से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन शिवा के कहने पर भी सूरी वहां से जाता नहीं है और वो सीधा डॉक्टर अनु से मिलता है। बट डॉक्टर अनु इस बात को सुनकर सूरी को समझाती है कि आखिरकार वो क्यों अपने बड़े भाई शिवा के पीछे पड़ रहा है। उसका बड़ा भाई कोई भाई नहीं बल्कि एक राक्षस है, एक ऐसा राक्षस जिसने बचपन में अपने पिता को मार दिया था। लेकिन ये बात सुनकर सूरी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो डॉक्टर अनु को बताता है कि उसका बड़ा भाई शिवा कोई राक्षस नहीं है बल्कि वो बहुत अच्छा इंसान है। और रही बात उसके पिता को मारने की, तो उनके पिता को शिवा ने नहीं बल्कि सूरी ने मारा था। असल में जब हमारे बचपन में हमारे पिता शराब पीकर माता को मारते थे तब वो देखकर एक दिन मुझसे रहा नहीं किया और मैंने अपने पिता को जान से मार दिया। लेकिन मेरे बड़े भाई शिवा ने मेरी जान बचाने के लिए पिता को मारने का इल्जाम अपने सर पर ले लिया और वो वहां से भाग गया और उसने वो सब इसीलिए किया ताकि मैं और हमारी मां सुकून से जी सके। मेरा भाई शिवा मुझसे बचपन से प्यार करता है और मैं जानता हूँ कि अभी भी उसके अंदर मेरे लिए प्यार है। लेकिन दोस्तों यहीं से कुछ दूर हम नायडू को देखते हैं और यहाँ ऑफिसर नायडू से मिलने के लिए मुरुगन का एक खास आदमी आता है जिसका नाम था सेल्वा। एंड हमें पता लगता है कि मुरुगन का एक खास आदमी सेल्वा असल में ऑफिसर नायडू का एजेंट ही है, जो कि सूरी और डॉक्टर अनु की तरह यहाँ पर छुपकर काम कर रहा है और उसने मुरुगन के साथ रहकर मुरुगन का भरोसा जीत रखा है। अब यहाँ पर ऑफिसर नायडू सेल्वा से कहता है कि वो मुरुगन को चेक पोस्ट पर होने वाली सारी बात बता दे और वो मुरुगन को ये बताए कि कैसे सूरी और शिवा वहाँ आर्मी वालों के सामने कोडवर्ड बोलकर बचे थे। सेल्वा ऐसे करता है और वो ये सारी बातें मुरुगन को बताता है, जिसके बाद ही मुरुगन को पता लग जाता है कि हो ना हो सूरी और शिवा में से कोई ना कोई इंडिया का एजेंट है। अब इसके बाद ही मुरुगन कार्टेल के सारे मेंबर्स को खाने के लिए बुलाता है, जिसके बाद खाना खाने के लिए वहाँ पर शिवा भी आता है। लेकिन यहीं पर मुरुगन शिवा के सामने उससे कहता है कि चेक पोस्ट पर होने वाली सारी बात वो जान चुका है और इसलिए बस वो चुपचाप ये बात जानना चाहता है कि खबरी कौन है, वो या उसका छोटा भाई सूरी। अब हम ये देखते हैं कि शिवा अपने छोटे भाई सूरी की जान बचाने के लिए खबरी का इल्जाम अपने सर पे लेता है और वो मुरुगन से ये बोल देता है कि वो इंडिया का खबरी है। ये बात सुनकर मुरुगन कार्टेल के सारे लोगों के सामने प्रस्ताव रखता है कि अब उन्हें ना सिर्फ शिवा को मार देना चाहिए बल्कि अब क्योंकि शिवा दिव्य आइलैंड के लोगों के साथ रहता है इसलिए आइलैंड के सारे लोग भी उसके जैसे होंगे और इसलिए मुरुगन कार्टेल के सारे मेंबर्स को इस बात पर मना लेता है कि कार्टेल के मेंबर्स मिलकर शिवा को और दिव्य आइलैंड के लोगों को जान से मार दे। इसके बाद ही मुरुगन और कार्टेल के सारे मेंबर्स मिलकर वहीं पर शिवा को जान से मार देते हैं और उसके साथ आए हुए आइलैंड के भी लोगों को जान से मार देते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ ये नहीं बल्कि वो आइलैंड पर जाकर भी वहाँ के लोगों को मारने लगते हैं, जिसके बाद देखते देखते आइलैंड के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इवन शिवा की वाइफ भी मारी जाती है, लेकिन शिवा का बेटा जिसका नाम भी सूरी होता है वो अभी भी जिंदा होता है। लेकिन तभी हमें देखते हैं कि आइलैंड के काफी सारे लोग जान बचा लेते हैं। इधर डॉक्टर अनु जल्दी से बात सूरी को बताती है, जिसके बाद सूरी जल्दी से आइलैंड पहुंचता है और वहाँ जाकर वहाँ के हालात देखता है। साथ ही साथ वो अपनी आंखों के सामने अपने बड़े भाई शिवा की लाश भी देखता है, जो देखकर सूरी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। लेकिन अब सूरी इतना गुस्से में आ जाता है कि वो एक कसम खाता है कि अब वो मुरुगन और कार्टेल के लोगों को जान से मार देगा। इसके साथ ही यहीं पर ही गुस्से में आकर सूरी पास में रखी एक बड़ी सी नाव की रस्सी पकड़ता है और उसे खींचने लगता है और यहाँ पर सूरी पूरी बड़ी सी नाव को अकेले खींच लेता है। जिसके बाद ये चीज देखकर आइलैंड के सारे लोग सीधा सूरी को देखने लगते हैं और फिर ये चीज देखकर बैरागी भी समझ आता है कि हो ना हो सूरी उनका मसीहा है, बिल्कुल वही मसीहा जिसकी बात उसके कबीले के राजा ने की थी। और फिर अब इसके लिए आइलैंड के बचे हुए सारे लोग सूरी के साथ मिलते हैं और वो सूरी को अपना लीडर बनाकर उसका साथ देते हैं। इसके बाद सूरी और आइलैंड के सारे बचे हुए लोग हथियार उठाते हैं और फिर वो सीधा वहां से मुरुगन के अड्डे पर जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद वो कार्टेल के मेंबर्स को मारते हैं और यहीं पर ही सूरी मुरुगन को भी जान से मार देता है और मुरुगन को मारकर उससे अपने बड़े भाई शिवा का बदला लेता है। अब इसके बाद आइलैंड के लोग काफी खुश होते हैं और वो सब के सब सूरी को अपना मसीहा मानते हैं। साथ ही साथ बैरागी बाबा भी आइलैंड के लोगों से कहता है कि सूरी यहाँ पर आया नहीं है बल्कि सूरी को यहाँ पर किसी मकसद ने बुलाया है, एक ऐसा मकसद जो कि सूरी पूरा करेगा और इसीलिए सूरी हम सबका मसीहा है। और फिर ये सब बोलने के बाद ही बैरागी बाबा राजा का दिया हुआ मुकुट भी सूरी को पहनाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये मूवी एंडिंग की ओर आती है, लेकिन इस मूवी के खत्म होने के साथ ही मूवी में कई सारे बड़े बड़े सवाल छूटते हैं, जैसे कि सबसे पहले सिंघा जो कि इस टाइम पर इंडिया गया है ताकि वो सूरी के बारे में जान सके और जाहिर है कि वो यहाँ पर वापस सूरी के बारे में जानने के बाद ही आएगा। लेकिन तब क्या होगा जब सिंघा कबीले के लोगों को ये बताएगा कि असली गद्दार सूरी है? क्या उसके बाद भी कबीले के लोग सूरी से प्यार करेंगे, उसे अपना मसीहा मानेंगे या फिर वो लोग सूरी की जान ले लेंगे? लेकिन दोस्तों इसके साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि बेशक से उड़ियप्पन और उसका बेटा मुरुगन मारे गए हों, लेकिन उड़ियप्पन का एक और बेटा था जो कि हांगकांग में रहता था और अपने पिता और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वो वापस इंडिया आएगा और अब इसीलिए उड़ियप्पन का वो बेटा सूरी से बदला जरूर लेगा। लेकिन दोस्तों इन सबके साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि जो डॉक्टर अनु है उसे ये बात पता थी कि जिस रात को सूरी का बड़ा भाई शिवा मरने वाला है उस दिन शिवा को मार दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर अनु ने ये बात सूरी को नहीं बताई थी। अगर डॉक्टर अनु सूरी को ये बात बताती तो सूरी अपने बड़े भाई शिवा को मरने नहीं देता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल भी यही है कि अगर डॉक्टर अनु की ये वाली बात सूरी को पता लगी तो सूरी हो ना हो डॉक्टर अनु को जान से मार देगा। लेकिन दोस्तों ये पूरी मूवी इन सारे सवालों के साथ ही खत्म हो जाती है और हमें पता लगता है कि अब इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे, जिसके अंदर हमें ना सिर्फ इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे बल्कि आगे की मूवीज में हम इसके आगे की कहानी को भी जानेंगे। बाकी दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लगी, ये सारी चीजें आप कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। बाकी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।